नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान में इस्तेमाल होने वाले एक बहुत ज़रूरी टूल SPSS पर बात करेंगे। हमारे पास एक मैनुअल के कुछ हिस्से हैं जो बताते हैं कि SPSS को असल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, खासकर बायोस्टैटिस्टिक्स में। जी हाँ। और ये देखना दिलचस्प होगा कि मैनुअल किस तरह से इसके व्यवहारिक पहलुओं को समझाता है। ये तो मानना पड़ेगा कि कंप्यूटर ने रिसर्च और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को पूरी तरह बदल दिया है। मतलब जो काम इंसान शायद घंटों में करते थे, बिल्कुल। और ज्यादा सटीकता से। वो अब मिनटों में हो जाते हैं। हाँ, मिनीटैब, SAS, स्टेटा जैसे कई सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन आज हम SPSS पर ध्यान देंगे। जी, SPSS काफी लोकप्रिय है, खासकर एकेडमिक और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्रों में। तो आज हमारा मकसद इस मैनुअल के जरिए SPSS की बुनियादी बातों और कुछ जरूरी स्टैटिस्टिकल टेस्ट को समझना है। अच्छी बात यह है कि SPSS जैसे प्रोग्राम्स उन लोगों के लिए भी स्टैटिस्टिक्स को आसान बना देते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। सही कहा। इसका इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। अच्छा, जब आप SPSS शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है? सबसे पहले डेटा एडिटर विंडो खुलती है और इसमें दो मुख्य व्यू होते हैं। दो व्यू? कौन कौन से? एक है डेटा व्यू। ये स्प्रेडशीट जैसा दिखता है। इसमें पंक्तियां होती हैं आपके केसेस के लिए, मतलब लोग या अवलोकन, और कॉलम होते हैं वेरिएबल्स के लिए, मतलब जानकारी के प्रकार। अच्छा, जैसे एक्सेल शीट होती है वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही, जहां आप अपना सारा डेटा देखते हैं। और दूसरा है वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू, इसमें क्या होता है? यहाँ आप अपने हर वेरिएबल यानी हर कॉलम के बारे में डिटेल सेट करते हैं। डिटेल्स जैसे कि? जैसे वेरिएबल का नाम क्या होगा, वो किस तरह का डेटा है, नंबर है, टेक्स्ट है, तारीख है, या और भी बहुत कुछ। ये सब यही डिफाइन होता है। समझ गए। तो डेटा डालने से पहले वेरिएबल व्यू में सेटअप करना पड़ता है। हाँ, ये जरूरी है। यहीं आप तय करते हैं कि हर कॉलम में क्या आएगा। जैसे किसी सर्वे में हर सवाल का जवाब एक अलग वेरिएबल बन जाता है। ठीक है। और ये वेरिएबल सिर्फ नंबर ही हो सकते हैं या कुछ और भी? नहीं, कई तरह की हो सकते हैं। संख्याएं, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, स्ट्रिंग, पैसे, करेंसी, तारीखें, डेट्स। डेटा के प्रकार के हिसाब से चुनना होता है। और अगर मेरे पास पहले से SPSS फाइल है तो उसे खोलना भी आसान है। फाइल मेनू में जाएं, फिर ओपन, और फिर डेटा चुनें। अपनी फाइल सिलेक्ट करें और खोल लें। अच्छा, और क्या एक साथ कई फाइलें खोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक ही समय में कई डेटा फाइलें खोली जा सकती हैं। चलिए, अब कुछ बुनियादी काम देखते हैं। मान लीजिए मुझे ये जानना है कि मेरे डेटा में कोई चीज कितनी बार आई है, जैसे कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं। हाँ, ये बहुत आम जरूरत है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल? ये SPSS में कैसे बनती है? इसके लिए आपको एनालाइज मेन्यू में जाना होगा। एनालाइज, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और वहां से फ्रीक्वेंसीज चुनें। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, ओके। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें बाईं तरफ आपके सारे वेरिएबल्स की लिस्ट होगी। आपको जिस भी वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी देखनी है, जैसे आपने कहा लिंग या शायद आय वर्ग, उसे चुनकर दाईं तरफ वाले वेरिएबल्स बॉक्स में भेजना होगा। एक तीर बटन होता है, उससे ये होता है। अच्छा, वेरिएबल चुना और तीर से दूसरी लिस्ट में डाल दिया। फिर बस ओके पर क्लिक कर दें। ओके। और नतीजे कहाँ देखेंगे? नतीजे एक अलग विंडो में खुलते हैं, जिसे SPSS व्यूअर कहते हैं। वहां आपको साफ सुथरी टेबल मिल जाएगी, जिसमें हर कैटेगरी और उसकी गिनती, फ्रीक्वेंसी और प्रतिशत दिया होगा। बढ़िया, ये तो काफी सीधा लग रहा है। हाँ, ये बुनियादी चीजों में से एक है। और एक जरूरी बात, हाँ? अगर आपने डेटा में कोई भी बदलाव किया है, चाहे नया डेटा डाला हो या कुछ एडिट किया हो, तो उसे सेव जरूर कर लें। ओह हाँ, बिल्कुल। कैसे सेव करते हैं? फाइल मेनू में जाएं। अगर उसी फाइल में सेव करना है तो सेव चुनें। अगर नई फाइल बनानी है तो सेव एज चुनें और नया नाम दें। ये बहुत जरूरी है, वरना काम लॉस हो सकता है। सही कहा, सेव करना तो बेसिक है। अच्छा, अब मैनुअल से एक उदाहरण लेते हैं। स्टिल बर्थ रेट का डेटा, एक्सरसाइज 13। हाँ, स्टिल बर्थ रेट वाला। मान लीजिए हमारे पास अलग अलग उम्र की महिलाओं के लिए ये दरें हैं। अब ये डेटा SPSS में डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले वेरिएबल व्यू में जाएंगे, है ना? बिल्कुल। वहां एक नया वेरिएबल बनाएंगे, मान लीजिए ब्रेट नाम से। उसका टाइप न्यूमेरिक रखेंगे। सही। फिर डेटा व्यू में जाएंगे और वो सारी स्टिल बर्थ रेट्स एक एक करके उस ब्रेट वाले कॉलम में टाइप कर देंगे। और फिर
फिर फाइल को सेव कर लेंगे, जैसे stillbirth.sav नाम से। ठीक है, डेटा एंट्री हो गई। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आती है। हाँ। मान लीजिए मेरे पास उम्र की दरें हैं, हाँ। पर मुझे विश्लेषण आयु वर्गों के हिसाब से करना है। हाँ। जैसे 20 से 24 साल, 25 से 29 साल वगैरह। हाँ, ये अक्सर करना पड़ता है, कंटिन्यूस डेटा को कैटेगोरिकल बनाना। तो इसके लिए SPSS में कुछ है? जी हाँ, इसके लिए एक बहुत पावरफुल फीचर है, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। हाँ। ये क्या करता है? ये आपके मौजूदा वेरिएबल जैसे बी रेट की वैल्यूज को लेता है और आपकी बताई हुई शर्तों के हिसाब से उन्हें नई कैटेगरीज में बदलकर एक नया वेरिएबल बना देता है। पुराना वेरिएबल वैसा का वैसा ही रहता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। पुराना डेटा भी सेफ रहता है। ये कहाँ मिलता है? ये ट्रांसफॉर्म मेनू के अंदर होता है। ट्रांसफॉर्म, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। ट्रांसफॉर्म, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा पुराना वेरिएबल इनपुट वेरिएबल बदलना है। इस केस में ब्रेट। उसे चुनकर बीच वाले बॉक्स में ले जाएं। फिर दाईं तरफ आउटपुट वेरिएबल सेक्शन में नए वेरिएबल का नाम देना होगा, जैसे रेट कैट, और उसका लेबल भी दे सकते हैं, जैसे स्टिल बर्थ रेट कैटेगरी। नाम और लेबल देने के बाद चेंज बटन पर क्लिक करना होगा। ओके, नया नाम दिया और चेंज क्लिक किया। अब कैटेगरीज कैसे बताएंगे? इसके लिए नीचे एक बटन है, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। उसे क्लिक करें। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ असली काम होता है। यहाँ आप बताते हैं कि पुरानी वैल्यूज की कौन सी रेंज नई कैटेगरी बनेगी। जैसे आप कह सकते हैं कि लोएस्ट से लेकर 24 तक की सभी पुरानी वैल्यूज को नई वैल्यू 1 दे दो। अच्छा, तो ओल्ड वैल्यू में रेंज लोएस्ट थ्रू वैल्यू चुना, 24 डाला, न्यू वैल्यू में 1 डाला और फिर ऐड बटन पर क्लिक करें। ये रूल लिस्ट में जुड़ जाएगा। समझ गई। और अगली कैटेगरी के लिए? अगली कैटेगरी मान लीजिए 25 से 29, तो ओल्ड वैल्यू में रेंज चुनें, 25 और 29 डालें, न्यू वैल्यू में 2 डालें, फिर ऐड। अच्छा, और इसी तरह सारी कैटेगरीज बना लेंगे। जैसे मैनुअल में था 45 और उससे ज्यादा को 6 दे दिया। बिल्कुल। जब सारे रूल्स ऐड हो जाएं तो कंटिन्यू पर क्लिक करें और फिर मुख्य डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक करें। और फिर क्या होगा? आप देखेंगे कि आपके डेटा एडिटर में एक नया कॉलम जुड़ गया है जिसका नाम रेट कैट होगा और उसमें वैल्यूज होंगी 1, 2, 3, 6 जो आपने सेट की थी। कमाल है, ये तो बहुत काम का फीचर है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये कोड्स हैं 1, 2, 3, लेकिन सिर्फ कोड्स देख के तो कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? सही। हमें याद रखना पड़ेगा कि एक का मतलब 20-24 है, 2 का मतलब 25-29 वगैरह। तो इसका कोई उपाय है SPSS में कि ये कोड्स का मतलब भी कहीं दिखे? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए हम वैल्यू लेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू लेबल्स? ये कहाँ से सेट होते हैं? इसके लिए वापस वेरिएबल व्यू में जाना होगा। वेरिएबल व्यू में, ओके। जो नया वेरिएबल बनाया था रेट कैट, उस वाली पंक्ति में एक कॉलम होगा वैल्यूज नाम से। उसके सेल पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। वैल्यूज कॉलम में बटन, ठीक है। एक छोटा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ आप हर कोड के लिए उसका लेबल बता सकते हैं, जैसे वैल्यू में 1 डालें, लेबल में 2024 टाइप करें और ऐड पर क्लिक करें। अच्छा, तो वैल्यू 1 लेबल 2024 ऐड, फिर वैल्यू 2 लेबल 2529 ऐड, ऐसे सब के लिए। जी हाँ, जब सभी कोड्स के लेबल ऐड हो जाएं तो ओके पर क्लिक कर दें। और इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि अब डेटा एडिटर में या जब आप एनालिसिस करेंगे तो जहां भी ये कोड्स 1, 2, 3 आएंगे, SPSS उनकी जगह ये लेबल्स 2024, 2529 दिखा सकता है। डेटा एकदम पढ़ने लायक और समझने लायक हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो अब अगर हम इस नए लेबल्ड वेरिएबल रेट कैट पर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस चलाएं तो आपको सीधे आयु वर्गों के हिसाब से गिनती मिल जाएगी, जैसे 20 से 24 वाले कितने केस हैं, 25 से 29 वाले कितने वगैरह। टेबल बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। बढ़िया, चलिए फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ते हैं। अक्सर हमें सिर्फ गिनती नहीं बल्कि डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी या फैलाव भी जानना होता है, जैसे औसत, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये भी बहुत जरूरी हैं। मैनुअल में एक्सरसाइज 14 और 15 शायद इसी पर हैं। हाँ, तो ये सब कैसे निकालते हैं SPSS में? क्या इसके लिए भी फ्रीक्वेंसीज कमांड यूज होती है? हाँ, एक तरीका तो वही है। आप एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज में जाएं। इस बार ओरिजिनल न्यूमेरिक वेरिएबल चुनें, जैसे बी रेट। ठीक है, बी रेट चुना।
लेकिन ओके करने से पहले वहां एक स्टैटिस्टिक्स बटन होगा, उसे क्लिक करें। स्टैटिस्टिक्स बटन, ओके। एक नया बॉक्स खुलेगा जिसमें कई सारे डिस्क्रिप्टिव आंकड़ों के ऑप्शन होंगे। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम वगैरह। आपको जो चाहिए उन पे टिक लगा दें। अच्छा, यहाँ से चुनना है। हाँ, मान लीजिए मैंने मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन चुन लिया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आप वापस फ्रीक्वेंसी वाले मुख्य बॉक्स में आ जाएंगे। यहाँ एक और चीज ध्यान देने वाली है। क्या? नीचे एक ऑप्शन होगा डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स। अगर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आंकड़े चाहिए और पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं देखनी, जो कंटिन्यूअस डेटा के लिए बहुत लंबी हो सकती है, तो इस ऑप्शन को अनचेक कर दें। ओह, ये अच्छी टिप है। टेबल नहीं चाहिए तो इसे हटा दें। फिर? ओके। हाँ, फिर ओके। नतीजे व्यूअर विंडो में आ जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपके चुने हुए आंकड़ों की एक टेबल होगी। ठीक है। और क्या कोई और तरीका भी है डिस्क्रिप्टिव्स निकालने का? हाँ, एक और सीधा रास्ता है, खासकर अगर आपको सिर्फ मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम जैसे बेसिक आंकड़े चाहिए। वो क्या है? आप एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव्स चुन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स फ्रीक्वेंसीज की जगह। हाँ, इसमें भी वेरिएबल चुनना होता है। इसमें ऑप्शंस बटन से आप चुन सकते हैं कि कौन से आंकड़े चाहिए, लेकिन यहाँ आपको मीडियन या मोड जैसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा तेज है अगर सिर्फ बेसिक चीजें चाहिए। समझ गए। तो जरूरत के हिसाब से फ्रीक्वेंसीज या डिस्क्रिप्टिव्स यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव्स तो डेटा को समझने में मदद करते हैं, लेकिन रिसर्च में अक्सर हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करने होते हैं। जी हाँ, परिकल्पना परीक्षण, ये पता लगाना कि क्या हमारे नतीजों में जो अंतर या संबंध दिख रहा है वो वाकई में है या सिर्फ संयोग है। मैनुअल में कुछ आम टेस्ट्स का जिक्र है, जैसे टी टेस्ट्स। ये कब इस्तेमाल होते हैं? टी टेस्ट का मुख्य काम ग्रुप्स के औसत, मीन्स की तुलना करना होता है। अलग अलग तरह के टी टेस्ट होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे? पहला कौन सा है? पहला है वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल, ये कब लगता है? जब आपके पास सिर्फ एक ग्रुप का डेटा हो और आप उसके औसत की तुलना किसी पहले से तय मान या किसी ज्ञात जनसंख्या औसत से करना चाहते हो। उदाहरण? जैसे, क्या हमारे शहर के वयस्कों का औसत कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg/dl से अलग है? या जैसे मैनुअल का उदाहरण था, क्या हमारे सैंपल का औसत वजन 66 किलो से सांख्यिकीय रूप से भिन्न है? अच्छा, और इसे SPSS में कैसे करते हैं? इसके लिए एनालाइज मेनू में जाएं, फिर कंपेयर मीन्स और वहां से वन सैंपल टी टेस्ट चुनें। एनालाइज, कंपेयर मीन्स, वन सैंपल टी टेस्ट, ओके। डायलॉग बॉक्स में आपको वो वेरिएबल चुनना होगा जिसका औसत टेस्ट करना है, टेस्ट वेरिएबल्स बॉक्स में, जैसे वेट। और नीचे टेस्ट वैल्यू बॉक्स में वो मान डालना होगा जिससे तुलना करनी है, जैसे 66। ठीक है, वेरिएबल चुना और टेस्ट वैल्यू डाली। फिर ओके। हाँ, फिर ओके। आउटपुट में क्या देखना होता है? आउटपुट में दो मुख्य टेबल होंगी। पहली, वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपके सैंपल का एन, साइज, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होगा। दूसरी, वन सैंपल टेस्ट, जिसमें असल टेस्ट का नतीजा होगा। यहां आपको टी वैल्यू, DF, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और सबसे जरूरी सिग टू टेल्ड वैल्यू देखनी है। सिग टू टेल्ड, ये पी वैल्यू है। जी हाँ, यही पी वैल्यू है। ये हमें बताता है कि नल हाइपोथेसिस की औसत टेस्ट वैल्यू के बराबर है कि सही होने की कितनी संभावना है अगर हमारे सैंपल जैसा नतीजा मिला हो। तो हमें क्या चाहिए, कम पी वैल्यू या ज्यादा? हमें कम पी वैल्यू चाहिए। आमतौर पर अगर ये पी वैल्यू 0.05 से कम होती है तो हम कहते हैं कि नतीजा सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब हमारा औसत उस टेस्ट वैल्यू से वाकई में अलग है। अच्छा, और मैनुअल वाले उदाहरण में पी वैल्यू 0.091 थी। हाँ, जो 0.05 से ज्यादा है। इसलिए नतीजा ये निकला कि औसत वजन 66 किलो से सांख्यिकीय रूप से भिन्न नहीं है। और वो जीरो वाली बात, SPSS 0.091 लिखता है, 0.91 नहीं। हाँ, ये बस SPSS की एक फॉर्मेटिंग आदत है। एक से छोटी डेसिमल वैल्यू से पहले वो लीडिंग जीरो नहीं दिखाता। मतलब वही है। ठीक है, ये हुआ वन सैंपल टी टेस्ट। अगला कौन सा है? अगला है इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल्स, यानी स्वतंत्र सैंपल। बिल्कुल, इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपको दो अलग अलग स्वतंत्र ग्रुप्स के औसत की तुलना करनी हो। जैसे क्या पुरुषों और महिलाओं की औसत ऊंचाई अलग है? क्या एक नई दवा लेने वाले मरीजों का रिकवरी टाइम प्लेसिबो लेने वालों से अलग है? या जैसे मैनुअल का उदाहरण था, क्या सामान्य और कुपोषित बच्चों के सीने का औसत आकार अलग है? ये सब इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं। समझ गए।
दो अलग ग्रुप्स की तुलना, इसे कैसे करते हैं? रास्ता है एनालाइज, कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। एनालाइज, कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। ठीक है। यहाँ आपको दो चीजें बतानी होंगी। पहला वो वेरिएबल जिसकी तुलना करनी है, टेस्ट वेरिएबल्स बॉक्स में, जैसे साइज। दूसरा वो वेरिएबल जो ग्रुप्स को बताता है, ग्रुपिंग वेरिएबल बॉक्स में, जैसे टाइप, जिसमें मान लीजिए कोड 1 सामान्य के लिए और 2 कुपोषित के लिए है। अच्छा, टेस्ट वेरिएबल और ग्रुपिंग वेरिएबल। फिर ग्रुपिंग वेरिएबल डालने के बाद नीचे डिफाइन ग्रुप्स बटन एक्टिवेट हो जाएगा, उसे क्लिक करना होगा। डिफाइन ग्रुप्स? यहां आपको बताना होगा कि ग्रुपिंग वेरिएबल के कौन से 2 कोड्स की तुलना करनी है। जैसे ग्रुप 1 में 1 डालेंगे और ग्रुप 2 में 2। फिर कंटिन्यू। ओके, ग्रुप्स डिफाइन कर दिए, फिर ओके। हाँ, फिर मुख्य डायलॉग बॉक्स में ओके। इसके आउटपुट में क्या खास होता है? इसके आउटपुट में भी 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला ग्रुप स्टैटिस्टिक्स, जिसमें दोनों ग्रुप्स जैसे सामान्य और कुपोषित के अलग-अलग एन, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह होते हैं। दूसरा हिस्सा है इंडिपेंडेंट सैंपल्स टेस्ट टेबल। ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख सकती है। यहाँ सबसे पहले हमें लेवीन्स टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस देखना होता है। लेवीन्स टेस्ट, ये क्या है? टी टेस्ट की एक मान्यता या अजम्पशन होती है कि दोनों ग्रुप्स का फैलाव या वेरिएंस लगभग बराबर होना चाहिए। लेवीन्स टेस्ट यही चेक करता है। हमें इसका सिग यानी पी वैल्यू देखना होता है। अच्छा, तो लेवीन्स का पी वैल्यू देख लिया। अब यहाँ 2 स्थितियां हैं। अगर लेवीन्स का सिग 0.05 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वेरिएंस बराबर माने जा सकते हैं। अजम्पशन इज मेट। इस स्थिति में हमें टी टेस्ट के नतीजों के लिए टेबल की पहली लाइन इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड देखनी चाहिए। और अगर लेवीन्स का सिग 0.05 या उससे कम है तो इसका मतलब है कि वेरिएंस बराबर नहीं है। अजम्पशन इज वायलेटेड। तब हमें टी टेस्ट के नतीजों के लिए टेबल की दूसरी लाइन इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड देखनी चाहिए। एसपीएसएस दोनों स्थितियों के लिए गणना करता है। समझ गई। तो पहले लेवीन्स टेस्ट से तय किया कि कौन सी लाइन देखनी है, फिर उस लाइन में क्या देखना है? फिर उस सही लाइन में हमें वही चीजें देखनी है, टी वैल्यू, डीएफ और सबसे जरूरी सिग, टू टेल्ड यानी पी वैल्यू। और फिर से पी वैल्यू 0.05 का मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बिल्कुल। जैसे छाती वाले उदाहरण में लेवीन्स का सिग 0.840 था, 0.05 से ज्यादा, तो हमने पहली लाइन देखी। वहां टी वैल्यू 6.738 था और सिग टू टेल्ड 0.00 था। 0.00 मतलब बिल्कुल जीरो? नहीं, इसका मतलब होता है 0.0005 से भी कम। एसपीएसएस आमतौर पर 3 डेसिमल प्लेस तक दिखाता है, तो ये बहुत ही छोटा पी वैल्यू है, 0.05 से बहुत कम। तो इसका मतलब हुआ कि सामान्य और कुपोषित बच्चों के औसत सीने के आकार में सांख्यिकीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब तीसरा टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट। पेयर्ड मतलब जोड़ा? हाँ, इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप एक ही ग्रुप के लोगों पर 2 संबंधित मापों, रिलेटेड मेजर्स की तुलना कर रहे हों। संबंधित माप मतलब? जैसे एक ही व्यक्ति का ब्लड प्रेशर दवा लेने से पहले और दवा लेने के बाद नापना, ये 2 माप संबंधित हैं क्योंकि वो एक ही व्यक्ति के हैं। या फिर एक ही व्यक्ति पर 2 अलग-अलग स्थितियों में परफॉर्मेंस देखना। अच्छा, जैसे मैनुअल का उदाहरण था, एक ही मरीज पर 2 अलग-अलग नींद की दवाओं का असर देखना। बिल्कुल। या फिर मैच्ड पेयर स्टडीज, जहां आपने जानबूझकर 2 ग्रुप्स को किसी आधार पर मैच किया हो। मूल बात यह है कि माप स्वतंत्र नहीं है, बल्कि जुड़े हुए हैं। समझ गई। इसे कैसे करते हैं? एनालाइज, कंपेयर मीन्स पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट। एनालाइज, कंपेयर मीन्स पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट। ठीक है। यहाँ डायलॉग बॉक्स में आपको उन 2 वेरिएबल्स को चुनना होता है जिनकी जोड़ी बनाकर तुलना करनी है। जैसे एक वेरिएबल होगा दवा ए का असर, दूसरा दवा बी का असर। इन दोनों को चुनकर दाईं तरफ पेयर्ड वेरिएबल्स लिस्ट में डालना होता है। ओके, जोड़ी बना दी। फिर ओके? हाँ, फिर ओके। इसके आउटपुट में क्या आता है? इसके आउटपुट में 3 मुख्य टेबल आती हैं। 3? हाँ, पहली पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स, जो दोनों वेरिएबल्स जैसे दवा ए और दवा बी के अलग-अलग मीन, एन, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह दिखाती है। ठीक है। दूसरी पेयर्ड सैंपल्स कोरिलेशंस, जो बताती है कि उन 2 पेयर्ड वेरिएबल्स के बीच सहसंबंध, कोरिलेशन कितना है और वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। और तीसरी है पेयर्ड सैंपल्स टेस्ट। ये असल टी टेस्ट का नतीजा है।
ये उन दो मापों के अंतर डिफरेंस का विश्लेषण करती है। इसमें अंतर का औसत, मीन डिफरेंस, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कॉन्फिडेंस इंटरवल और फिर टी वैल्यू, डीएफ और सिग टू टेल्ड यानी पी वैल्यू होता है। तो यहाँ भी हमें आखिर में सिग टू टेल्ड यानी पी वैल्यू ही देखना है। ही हाँ, यही बताएगा कि क्या दोनों संबंधित मापों के औसत में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर हैं या नहीं। नींद वाली दवा के उदाहरण में पी वैल्यू 0.078 था। हाँ, जो 0.05 से ज्यादा है। तो नतीजा ये निकला कि दोनों दवाओं के असर में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। ठीक है, तो ये हो गए टी टेस्ट्स, वन सैंपल, इंडिपेंडेंट सैंपल्स और पेयर्ड सैंपल्स। ये सब औसत की तुलना के लिए थे। जी। लेकिन अगर हमारे पास औसत वाला डेटा ना हो बल्कि कैटेगरिकल डेटा हो, जैसे हाँ नहीं या सहमत असहमत तटस्थ या फिर शहर गांव, और हमें देखना हो कि क्या दो ऐसे कैटेगरिकल चीजों के बीच कोई रिश्ता है। हाँ, ये भी एक बहुत आम सवाल होता है रिसर्च में। जैसे क्या धूम्रपान करने, हाँ नहीं, और फेफड़ों का कैंसर होने, हाँ नहीं, के बीच कोई संबंध है? या क्या शिक्षा के स्तर जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट और वोटिंग प्राथमिकता के बीच कोई रिश्ता है? तो इसके लिए कौन सा टेस्ट है? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं चाय स्क्वायर, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। काई स्क्वायर, ये क्या करता है? ये टेस्ट एक कंटिंजेंसी टेबल, जिसे क्रॉस टैबुलेशन या क्रॉस टैब भी कहते हैं, का विश्लेषण करता है। ये टेबल दिखाती है कि दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन में कितने केस आते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट ये पता लगाता है कि क्या ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हैं या उनके बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध, एसोसिएशन है। अच्छा, और एसपीएसएस में ये कैसे होता है? एसपीएसएस में ये क्रॉस टैब्स कमांड से होता है। कहाँ ये कमांड? एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब्स। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब्स। ठीक है। यहाँ डायलॉग बॉक्स में आपको एक वेरिएबल को रोज बॉक्स में डालना होता है और दूसरे को कॉलम्स बॉक्स में। एक रो में एक कॉलम में, जैसे मैनुअल के उदाहरण में एरिया, क्षेत्र और डायबिटीज। हाँ, इसके बाद दो और बटन जरूरी हैं। कौन से? एक है स्टैटिस्टिक्स बटन। हाँ। इसे क्लिक करके आपको चाई स्क्वायर वाले ऑप्शन पे टिक लगाना होगा। हाँ। फिर कंटिन्यू। स्टैटिस्टिक्स में जाकर काई स्क्वायर चुना। ओके। दूसरा है सेल्स बटन। इसे क्लिक करने पर आप चुन सकते हैं कि टेबल के हर सेल में क्या क्या दिखाना है। आमतौर पर ऑब्जर्व्ड, असल गिनती तो चुनाई होता है। आप चाहें तो एक्सपेक्टेड, अपेक्षित गिनती, अगर कोई संबंध न होता तो भी चुन सकते हैं। इसे समझने में मदद मिलती है। फिर कंटिन्यू। सेल्स में ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड चुन लिया। ठीक है, अब ओके। हाँ, अब ओके। आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में पहले केस प्रोसेसिंग समरी आएगी, फिर असल क्रॉस टैबुलेशन टेबल जिसमें ऑब्जर्व्ड और शायद एक्सपेक्टेड काउंट्स होंगे, और उसके नीचे सबसे जरूरी काई स्क्वायर टेस्ट्स टेबल आएगी। इस काई स्क्वायर टेस्ट टेबल में क्या देखना है? इसमें हमें पियर्सन काई स्क्वायर वाली लाइन देखनी है। उस लाइन में हमें वैल्यू, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक की वैल्यू, डीएफ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और एजिम्प सिग टू साइडेड देखना है। एजिम्प सिग टू साइडेड, ये फिर से पी वैल्यू है? जी हाँ, यही काई स्क्वायर टेस्ट की पी वैल्यू है। और रूल वही है, 0.05 मतलब सिग्निफिकेंट। बिल्कुल। अगर ये पी वैल्यू 0.05 से कम है तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच एक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध है। जैसे डायबिटीज वाले उदाहरण में पी वैल्यू 0.000 था। मतलब क्षेत्र, ग्रामीण शहरी और डायबिटीज होने के बीच एक महत्वपूर्ण रिश्ता है। सही। आउटपुट में कभी-कभी एक फुटनोट भी आता है जो बताता है कि कितने सेल्स में एक्सपेक्टेड काउंट 5 से कम है। अगर बहुत सारे सेल्स में ऐसा हो तो काई स्क्वायर टेस्ट के नतीजे उतने भरोसेमंद नहीं रहते। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं दो न्यूमेरिक वेरिएबल्स के बीच संबंध की, जैसे डोज और रिस्पॉन्स। क्या एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है या घटता है? हाँ, ये कोरिलेशन और रिग्रेशन का डोमेन है। इसे देखने का पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या सीधे टेस्ट लगा दें? नहीं, पहले विजुअलाइज करना हमेशा अच्छा रहता है। एक स्कैटर प्लॉट बनाकर देखना चाहिए। स्कैटर प्लॉट, वो कैसे बनता है? लेगेसी डायलॉग्स, स्कैटर डॉट। सिंपल स्कैटर चुनें, फिर डिफाइन पे क्लिक करें। फिर बताएं कि कौन सा वेरिएबल वाई एक्सिस पर जाएगा। आमतौर पर आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे रिस्पॉन्स, और कौन सा एक्स एक्सिस पर, आमतौर पर स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे डोज। फिर ओके। ओके,
इससे एक ग्राफ बनेगा। हाँ, एक ग्राफ बनेगा जिसमें हर केस एक बिंदु डॉट के रूप में दिखेगा। इन बिंदुओं के पैटर्न को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई रिश्ता है या नहीं, और अगर है तो वो कैसा है। क्या वो लगभग एक सीधी रेखा में है, लीनियर, या कोई कर्व बन रहा है, या कोई पैटर्न ही नहीं है। अच्छा, तो पहले ग्राफ देख लिया, अब अगर रिश्ता लग रहा है तो उसकी मजबूती कैसे नापें? उसके लिए हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। कोरिलेशन। सबसे आम है पियर्सन्स आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये दो न्यूमेरिक वेरिएबल्स के बीच लीनियर रिश्ते की ताकत, स्ट्रेंथ और दिशा, डायरेक्शन बताता है। ताकत और दिशा मतलब? इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। वैल्यू 0 के जितनी करीब होगी रिश्ता उतना ही कमजोर होगा। वैल्यू +1 या -1 के जितनी करीब होगी रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। और प्लस माइनस का क्या मतलब है? प्लस साइन का मतलब है पॉजिटिव रिश्ता, यानी एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। माइनस साइन का मतलब है नेगेटिव रिश्ता, यानी एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। समझ गई। तो +0.8 मजबूत पॉजिटिव रिश्ता, -0.2 कमजोर नेगेटिव रिश्ता, और 0 मतलब कोई लीनियर रिश्ता नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जैसा मैनुअल भी कहता है, कोरिलेशन निकालने से पहले डेटा में आउटलायर्स, बहुत अजीब वैल्यूज जरूर चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि वो कोरिलेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। और स्कैटर प्लॉट से ये भी देख लेना चाहिए कि रिश्ता वाकई लीनियर जैसा है या नहीं, क्योंकि पियर्सन्स आर सिर्फ लीनियर रिश्ते को ही मापता है। ठीक है, अब SPSS में कोरिलेशन कैसे निकालते हैं? एनालाइज, कोरिलेट, बाइवेरिएट। एनालाइज, कोरिलेट, बाइवेरिएट। ओके। डायलॉग बॉक्स में उन वेरिएबल्स को चुनें जिनके बीच कोरिलेशन देखना है, जैसे डोज और रिस्पॉन्स, और उन्हें दाईं तरफ वेरिएबल्स बॉक्स में डाल दें। पियर्सन वाला ऑप्शन आमतौर पर डिफॉल्ट रूप से चुना होता है। फिर ओके। ठीक है, आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में कोरिलेशन मैट्रिक्स टेबल मिलेगी। इसमें आपको पियर्सन कोरिलेशन आर की वैल्यू दिखेगी और उसके नीचे सिग डॉट टू टेल्ड यानी पी वैल्यू दिखेगी। फिर से पी वैल्यू? ये क्या बताएगी? ये बताएगी कि जो कोरिलेशन हमें मिला है वो सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है या नहीं, यानी क्या ये सिर्फ संयोग से मिला है या वाकई जनसंख्या में भी ऐसा ही रिश्ता होने की संभावना है। वही रूल, p <= 0.05 मतलब सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। मेढक वाले उदाहरण में r = 0.963 और p = 0.008 था। हाँ, r = 0.963 मतलब बहुत ही मजबूत पॉजिटिव लीनियर रिश्ता, और p = 0.008 जो 0.01 से भी कम है, मतलब ये रिश्ता सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोरिलेशन ने बता दिया कि रिश्ता है और कितना मजबूत है, लेकिन क्या हम एक वेरिएबल से दूसरे का अनुमान प्रिडिक्ट लगा सकते हैं? हाँ, यही पर लीनियर रिग्रेशन काम आता है। लीनियर रिग्रेशन। कोरिलेशन सिर्फ रिश्ते की बात करता है, कारण और प्रभाव की नहीं। रिग्रेशन एक कदम आगे जाता है। ये उन दो या ज्यादा वेरिएबल्स के बीच के लीनियर रिश्ते को एक गणितीय समीकरण, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के रूप में लिखने की कोशिश करता है। समीकरण y = m + c जैसा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। यहाँ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका हम अनुमान लगाना चाहते हैं, जैसे रिस्पॉन्स, और x हमारा स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके आधार पर अनुमान लगा रहे हैं, जैसे डोज। रिग्रेशन हमें उस लाइन का इंटरसेप्ट c और स्लोप m बताता है जो डेटा को सबसे अच्छे से फिट करती है। और इस समीकरण का फायदा यह है कि अगर हमें x की कोई नई वैल्यू पता हो तो हम इस समीकरण का इस्तेमाल करके y की अनुमानित वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ये भविष्यवाणी करने में मदद करता है। इसे SPSS में कैसे करते हैं? एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। ठीक है। डायलॉग बॉक्स में आपको बताना होगा कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, उसे डिपेंडेंट बॉक्स में डालें, जैसे रिस्पॉन्स, और कौन सा इंडिपेंडेंट है, उसे इंडिपेंडेंस बॉक्स में डालें, जैसे डोज। आप एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डाल सकते हैं, जिसे मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। और कुछ? इसमें कई सारे ऑप्शनल बटन होते हैं जिनसे आप और भी बहुत सी चीजें मांग सकते हैं, जैसे एक सेव बटन होता है। अगर आप चाहें कि SPSS हर केस के लिए अनुमानित y वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करके डेटा फाइल में एक नए वेरिएबल के रूप में सेव कर दे, तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है? हाँ। फिर ओके? हाँ, सेटअप करने के बाद ओके। रिग्रेशन का आउटपुट तो काफी लंबा होता होगा? हाँ, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन कुछ मुख्य टेबल बहुत काम की होती हैं। कौन कौन से?
पहली टेबल होती है वेरिएबल्स एंटर्ड रिमूव्ड, जो बस ये बताती है कि मॉडल में कौन से वेरिएबल शामिल हुए। दूसरी है मॉडल समरी। मॉडल समरी, इसमें क्या देखना है? इसमें एक वैल्यू होती है आर स्क्वायर या आर स्क्वायर्ड। ये बहुत जरूरी है। आर स्क्वायर, ये क्या बताती है? आर स्क्वायर, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, ये बताता है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ने डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले कुल बदलाव या वेरिएशन का कितना प्रतिशत हिस्सा समझाया है, राइट। एक्सप्लेन किया है। इसकी वैल्यू 0 से 1 या 0% से 100% के बीच होती है। जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा मॉडल माना जाता है। मेंढक वाले उदाहरण में आर स्क्वायर 0.928 था। हाँ, मतलब डोज ने प्रतिक्रिया में होने वाले 92.8% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा है। राइट। इसी टेबल में एडजस्टेड आर स्क्वायर भी होता है, जो मल्टीपल रिग्रेशन में ज्यादा उपयोगी होता है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट भी होता है, जो बताता है कि अनुमान में औसतन कितनी गलती हो सकती है। ठीक है, मॉडल समरी के बाद? उसके बाद अनोवा टेबल आती है। ये ओवरऑल रिग्रेशन मॉडल की सार्थकता या सिग्निफिकेंस को टेस्ट करती है। हमें इसका एफ स्टैटिस्टिक और सिग पी वैल्यू देखना होता है। अगर सिग 0.05 है तो मतलब मॉडल ओवरऑल यूजफुल है। ओके, अनोवा टेबल। और सबसे जरूरी टेबल? सबसे जरूरी टेबल है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स, इसमें क्या मिलता है? इसी टेबल से हमें रिग्रेशन समीकरण मिलता है। इसमें अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट के नीचे बी कॉलम देखें। बी कॉलम। कांस्टेंट के सामने जो बी वैल्यू होती है वो आपके समीकरण का इंटरसेप्ट होती है, यानी वाई अक्ष को कहाँ काटेगा, और आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे डोज के सामने जो बी वैल्यू होती है वो उस रेखा का स्लूप यानी ढलान होती है। अच्छा, तो कांस्टेंट की बी वैल्यू और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बी वैल्यू से समीकरण बन गया yj = कांस्टेंट प्लस bx। बिल्कुल। मेंढक वाले उदाहरण में कांस्टेंट = 47.754 और डोज का b = 23.077 था, तो समीकरण बना प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स = 47.754 प्लस 23.077 डोज। वाह! और इस कोएफिशिएंट्स टेबल में और क्या देखना होता है? इसी टेबल में हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए टी वैल्यू और सिग पी वैल्यू भी होता है। ये पी वैल्यू बताता है कि क्या वो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का एक महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता, सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर है या नहीं, बाकी वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के बाद। अगर सिग 0.05 है तो वो वेरिएबल महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो यहाँ हर वेरिएबल की अपनी सिग्निफिकेंस भी पता चलती है? जी हाँ। और अगर आपने सेव में प्रेडिक्टेड वैल्यूज चुना था तो रिग्रेशन चलाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी डेटा फाइल में एक नया कॉलम जैसे PR1 जुड़ गया है, जिसमें हर केस के लिए इस समीकरण से निकली अनुमानित y वैल्यू होगी। कमाल है, ये तो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। हाँ, रिग्रेशन एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। तो इन सब विश्लेषणों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब SPSS के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, साफ है कि SPSS एक बहुत ही वर्सटाइल और पावरफुल टूल है। ये डेटा मैनेजमेंट से लेकर तरह तरह के जरूरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में मदद करता है, खासकर बायोस्टैटिस्टिक्स जैसे फील्ड्स में जहां डेटा विश्लेषण बहुत मायने रखता है। हाँ, हमने आज देखा कि इसे शुरू कैसे करें, डेटा कैसे हैंडल करें, फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रिप्टिव आंकड़े कैसे निकालें, डेटा को रिकोड कैसे करें, वैल्यू लेबल्स कैसे लगाएं, और फिर T-टेस्ट, chi-स्क्वायर जैसे जरूरी हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे चलाएं, और आखिर में कोरिलेशन और लीनियर रिग्रेशन भी। बिल्कुल, ये सारे तरीके, चाहे वो साधारण गिनती करना हो या जटिल रिग्रेशन मॉडल बनाना, शोधकर्ताओं को अपने डेटा से मतलब की जानकारी निकालने में, पैटर्न ढूंढने में और हाइपोथेसिस टेस्ट करने में मदद करते हैं। और ये मैनुअल जिसके आधार पर हमने बात की है, वो कई आम प्रक्रियाओं को कदम दर कदम समझाता है, जो सीखने वालों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक बात पर जोर देना बहुत जरूरी है। किस बात पर? ये SPSS या कोई भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर सिर्फ एक जरिया है, एक टूल है। वो गणना कर सकता है लेकिन सोच नहीं सकता। मतलब ये कि हर टेस्ट के पीछे कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। जैसे हमने बात की T-टेस्ट और कोरिलेशन, जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, अक्सर मानते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या ग्रुप्स के वेरिएंस बराबर हैं। हाँ, जैसे लेविन्स टेस्ट वेरिएंस के लिए था। बिल्कुल। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे chi-स्क्वायर की ऐसी जरूरतें कम होती हैं, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर में बटन क्लिक करके आउटपुट निकाल लेना काफी नहीं है। तो क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि शोधकर्ता समझें कि वो कौन सा टेस्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टेस्ट की मान्यताएं क्या हैं और क्या उनका डेटा उन मान्यताओं को पूरा करता है, और फिर जो नतीजे आ रहे हैं उनकी सही व्याख्या कैसे की जाए। सही कहा। SPSS ये तो बता देता है कि एनालिसिस कैसे करना है,
लेकिन ये समझना कि क्यों यही टेस्ट सही है और नतीजों का असल मतलब क्या है, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स की समझ और विषय का ज्ञान दोनों ही जरूरी हैं। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर गलत टेस्ट चलाने से रोकेगा नहीं और न ही गलत व्याख्या को सुधारेगा। वो जिम्मेदारी रिसर्चर की है। और अंत में, जैसा हम हमेशा करते हैं, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। इस मैनुअल के परिशिष्टों में Z, T, चाई स्क्वायर जैसी चीजों के लिए वो पुरानी स्टाइल की स्टैटिस्टिकल टेबल थी, है ना, जो तब जरूरी थी जब सॉफ्टवेयर पी वैल्यू खुद कैलकुलेट नहीं करते थे और हमें अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबल की क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करना पड़ता था। हाँ, वो दौर भी था। आज सॉफ्टवेयर हमें एक क्लिक पर सटीक पी वैल्यू दे देता है, 0.008, 0.091, 0.000। तो सवाल ये है कि क्या इस आसानी की वजह से हम कभी-कभी उन जरूरी मान्यताओं को जांचना भूल जाते हैं, जैसे लेविन्स टेस्ट चलाकर वेरिएंस की बराबरी देखना या डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करना? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या हम सिर्फ उस जादुई पी वैल्यू 0.05 पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि बाकी जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं? और क्या इससे हमारे रिसर्च के नतीजों के गलत व्याख्या होने का खतरा बढ़ गया है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने काम आसान किया है, लेकिन क्या इसने हमें थोड़ा कम सावधान बना दिया है? इस पर विचार करना जरूरी है।